Hello friends, today we are going to learn about Hindi class 4 chapter 2. Okay? So आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 पार्ट 2. क्या नाम है इस पार्ट का? मैन पार्ट की सैर. ठीक है, मैन पार्ट की सैर. तो आप सभी जानते होंगे मैन पार्ट क्या है? एक जगह है. ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में ही स्थित है. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. गर्मी आई और लोगों को सैर सपाटा करने की सूझी. गर्मी आई और लोगों को सैर सपाटा करने की सूझी. अधिकतर लोग शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, श्रीनगर की ओर आकर्षित होते हैं. ये ही नगर तो गर्मियों में सैर सपाटे के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं. इन्हें हिल स्टेशन भी कहा जाता है. ये सभी नगर प्राकृतिक सुषमा से संपन्न है. अब देखिए क्या होता है, जब भी गर्मी आती है तो लोगों को बहुत गर्मी लगती है. उसके लिए क्या होता है, वे उस जगह में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे कुछ ठंडक का एहसास हो उन्हें, है ना. तो क्या होता है, जैसे गर्मी आई तो आपको स्कूल की तरफ से भी वैकेशन की छुट्टी मिलती है ना. छुट्टी मिलती है, हॉलीडे लगता है, तो आप अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं. तो अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं? शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, श्रीनगर. क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे उन्हें गर्मी के सीजन में भी क्या होता है, ठंडी का एहसास होता है. समझ आया? ठीक है. अब इन्हें हिल स्टेशन भी कहा जाता है. ये सारी जो जगह है जहाँ पे गर्मियों में लोग जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे उन्हें ठंडी का एहसास होता है गर्मी के समय, उसे हम क्या बोलते हैं? हिल स्टेशन. ओके. ये सभी नगर प्राकृतिक सुषमा से संपन्न है. देखो, प्राकृतिक सुषमा मतलब यहाँ की जो भी नेचर, मतलब यहाँ की जो भी प्रकृति होती है, जो भी चीजें होती है यहाँ की, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है. ठीक है. बृहद मध्य प्रदेश में भी एक हिल स्टेशन है, पचमढ़ी. अब देखिए, मध्य प्रदेश मीनिंग एमपी. एमपी में भी एक हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं. उसका नाम है पचमढ़ी. हमारा राज्य भी किसी अन्य राज्य से कम नहीं. हम सब जानते हैं कि हमारा राज्य भी किसी अन्य राज्य से कम नहीं. हमारे यहाँ भी एक हिल स्टेशन है. क्या उस स्टेशन का सैर करना चाहोगे? तो चलो हम तुम्हें वहीं ले चलते हैं. वह स्थल है मैन पाट. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा राज्य कौन सा है? हमारा राज्य है छत्तीसगढ़. और यही छत्तीसगढ़ में मैन पाट एक हिल स्टेशन भी है. इसे ही कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला, मसूरी या पचमढ़ी. आओ हम तुमको इस नगर में एक एक स्पॉट से परिचित करा दें. ठीक है, समझ आया आपको? तो एमपी में मीनिंग मध्य प्रदेश में पचमढ़ी नाम का एक हिल स्टेशन बहुत ही प्रसिद्ध है. और हमारे छत्तीसगढ़ में मैनपाट नाम का एक हिल स्टेशन बहुत ही प्रसिद्ध है. तो यही पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ, मैनपाट की शहर. ठीक है, मैनपाट की सैर. तो हमें करनी है मैनपाट की सैर. चलिए स्टार्ट करते हैं. हिल स्टेशन मैनपाट चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों से भरा पूरा है. ठीक है, तो जैसे ही आप जानते हो कि हिल स्टेशन हमारे छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट है, वो बहुत ही सुंदर है. वहां पे बहुत सारे जलप्रपात अर्थात बहुत सारे झरने हैं. ठीक है, जहाँ से पानी मिलता है झरने की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं? जलप्रपात.
का कोना कोना दर्शनीय है। मैन पार्ट का कोना कोना दर्शनीय है, मीनिंग यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं। पर्यटक यहाँ आकर अति सुंदर और सुख शांति का अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहनों की कानों को खटकने वाली ध्वनियों से मुक्त शांत वातावरण युक्त मैन पार्ट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो क्या होता है, मैन पार्ट में ऐसी बहुत सारी स्थल है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। यहाँ पे जो ट्रैवलर्स मीनिंग जो पर्यटक होते हैं वो सुख शांति का अनुभव करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप जहाँ भी रहते हो, ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, है ना, सिटीज में रहते हैं, तो वहाँ पे वाहनों की बहुत ज्यादा ध्वनियाँ आती है जिससे जो कि हमारे कानों को खटकने लगती है ना। तो मैन पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बहुत ही शांत वातावरण युक्त स्थल है जहाँ हमको सुख शांति का अनुभव होता है। अब मैन पार्ट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अंबिकापुर जो है हमारा वो क्या है, एक जिला है, छत्तीसगढ़ में वो स्थित है, ठीक है। तो अंबिकापुर से 85 किलोमीटर दूर ही हरी भरी पहाड़ियों पर क्या है, मैन पार्ट स्थित है। चारों ओर से घने वनों से आच्छादित यह स्थान अनेक छोटी बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। ये नदियाँ स्थान स्थान पर जल प्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित करती है, ठीक है। तो नदियाँ ऐसी ऐसी जगहों से निकलती हैं जो कि देखने में बहुत ही मनोरम दिखती है, ठीक है। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैन पार्ट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल है। अब देखो, समुद्र तल से, समुद्र का जो तल है, ठीक है, समुद्र का जो तल है मीनिंग जो हमारी प्रारंभिक समुद्र का जो तल होता है, स्टार्टिंग होती है समुद्र की, वहां से 1100 मीटर और 28 वर्ग की ऊंचाई किलोमीटर में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैन पार्ट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल है। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं और जो कि देखने लायक भी है। इनमें टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरहा जलप्रपात, देव प्रवाह अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण दर्शनीय है। अब देखिए, जब भी आप मैन पार्ट जाएंगे तो इन चीजों को या इन जगह जाना ना भूलिएगा। कौन कौन से, इन्हें आप याद रखेंगे, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरहा जलप्रपात, देव प्रवाह और अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए दर्शनीय है, ठीक है। तो हमारे टाइगर पॉइंट है, मछली पॉइंट है ना, दरहा है ना, ये सब चीजें वहाँ पे बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। पहले हम मैन पार्ट के पूरी भाग में चलते हैं। तो आज हम पूरे मैन पार्ट के भाग में सैर करने वाले हैं। यही महादेव मुंडा नदी बहती है। अब देखिए, महादेव मुंडा एक नदी का नाम है जो कि मैन पार्ट में ही बहती है। यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। अच्छा, इस जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों के बीच मधुर संगीत का उत्पन्न कर देती है। तो क्या होता है, जब भी ये नदी जिसका नाम है महादेव मुंडा 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती है ना, जब भी ये 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और पत्थरों पे, वहां के पत्थरों पे पड़ती है ना, घने जंगलों में जो पत्थर रहते हैं वहां पे पड़ती है, तो एक मधुर संगीत उत्पन्न करती है जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। कभी इस प्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे, जिनके कारण इस प्रपात को टाइगर पॉइंट कहा गया। अब ऐसा क्यों, टाइगर पॉइंट क्यों कहा गया? देखो, यहाँ पे जो नदी बहती है उसे हम बोलते हैं महादेव मुड़ा नदी, ठीक है। तो जैसे ही महादेव मुड़ा नदी 60 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मधुर संगीत उत्पन्न करती है, ठीक है। पर इसे हम टाइगर पॉइंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले बहुत सारे टाइगर का मीनिंग क्या होता है, शेर, है ना। तो शेर यहाँ पे बैठा करते थे, आया करते थे, पानी पीने के लिए आया करते थे, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, टाइगर पॉइंट, ठीक है। मुख्य मार्ग पर स्थित होने से यहाँ आना सुविधाजनक है। देखिए, अब ये मुख्य मुख्य मार्ग मतलब जैसे अंदर नहीं है, घने जंगलों के अंदर नहीं है, यहाँ पे जाना बहुत ही सरल है, इसलिए यहाँ पे जाया जा सकता है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ पे विश्राम गृह भी है, ठीक है। तो यहाँ पे विश्राम गृह क्या होता है,
जहाँ पे पर्यटक जो ट्रैवलर्स होते हैं आके विश्राम करते हैं। आपको समझ आया? अब हम तुम्हें एक अन्य स्थल पर ले चल रहे हैं। अच्छा, अब हम आपको एक दूसरे स्थल में लेके चल रहे हैं। यह स्थल है मैनपाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर। अच्छा, अब हम मैनपाट से थोड़ा दूर जाने वाले हैं। कहाँ, कितने दूर? 15 किलोमीटर दूर। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है ना? आप ऐसा सोचो कि आपकी चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। पहाड़ों पर उतर आए बादल ऐसे लगते पहाड़ों पे उतरते बादल ऐसे लगते हैं जैसे आकाश की पहाड़ों पर उतर गया है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ ये मैनपाट से एक स्थान है। ये मैनपाट से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जितने भी ऊपर में आपके बादल दिखते हैं वो लगता है कि ये सारा आकाश नीचे उतरने वाला है इस स्थल में। कभी पहले इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या है? मछली पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये स्थल है मैनपाट से 15 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे पहले बहुत, ये एक जलप्रपात है, मतलब यहाँ एक जल का क्या बोलेंगे हम, प्रपात, जहाँ पे नदी जैसा कुछ या झरने जैसा कुछ है ये, जहाँ पे बहुत पहले बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, बहुत ही बड़ी बड़ी। तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? मछली पॉइंट। समझ आया आपको? इसके सामने की पहाड़ी से एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा पहाड़ी से गिर रही हो। इस कारण इसे मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा कहते हैं। अब देखिए इसी नदी के सामने में एक ऐसा झरना है जहाँ पे 80 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है, और वो पानी ऐसा लगता है, देखो जैसे आपने किसी किसी के घर में देखा होगा कि ऐसा नल लगा रहता है, ऐसा टैप लगा रहता है जिसमें पानी बहुत ही फोर्स से आता है ना, बहुत ही फोर्स से आता है। तो उससे हमें पानी दूध टाइप दिखता है, दूधिया दिखता है। दूधिया मतलब हमें पानी एकदम वाइट सफेद रंग का दिखता है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ इस झरने से भी पानी नीचे जब गिरता है ना, तो वो बहुत ऊंचाई से गिरता है और बहुत ही स्पीड, मतलब बहुत ही रफ्तार से गिरता है ना, बहुत ही रफ्तार से गिरता है। तो जैसे ही ये पानी गिरता है नीचे, बहुत ही रफ्तार से गिर रहा है और बहुत ही ऊंचाई से गिर रहा है, इसलिए ये हमें पानी दूधिया दिखता है। इसलिए इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा? मिल्की वे, है ना। उस जलधारा का नाम क्या रख दिया? मिल्की वे। मिल्की वे का अर्थात क्या होता है? मिल्की वे का मीनिंग क्या होता है? दूधिया धारा। ठीक है, समझ आया इसे दूधिया धारा क्यों कहा जाता है? आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के मनोरम दृश्य देखते देखते हमारी आंखें थकती रही, है ना, सही बात है। और मैनपाट में ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, अब हम आपको एक अन्य पॉइंट की ओर ले चलते हैं। यह पॉइंट मैनपाट से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे मेहता पॉइंट कहते हैं। यहाँ के हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से किया गया है। सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला ये पॉइंट एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो एक सागर के समान प्रतीत होता है। वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था कर दी। अब क्या होता है कि प्रकृति, हमारे पूरे पर्यावरण में ऐसे ऐसे दृश्य हैं जिसे हम देखकर थकते नहीं है। अब मैन पार्ट में भी ऐसे इतनी सारे दृश्य हैं कि उनकी कमी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अब हम आपको एक दूसरे पॉइंट में लेके चलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मेहता पॉइंट। क्यों हम इसे मेहता पॉइंट कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे देखो, जहाँ भी हमने पढ़ा, जो भी हमने जैसे टाइगर पॉइंट पढ़ा, मछली पॉइंट पढ़ा, दूधिया धारा पढ़ा, तो इसके पीछे एक कारण है ना। कारण है, जैसे टाइगर पॉइंट के कारण ये है कि वहाँ पे बहुत सारे शेर आते थे। मछली पॉइंट का कारण ये है कि वहाँ पे किसी समय में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी। और दूधिया धारा का रीजन क्या है? दूधिया धारा का ये है कि जो पानी गिरता है तो दूधिया टाइप दिखता है। तो यहाँ पे भी मेहता पॉइंट का भी कुछ होना चाहिए। तो इस मेहता पॉइंट कहते हैं क्योंकि यहाँ के हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से हुआ गया है। सरगुजा और रायगढ़ की, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी किसी विशेष कारण से इसका नाम मेहता पॉइंट दिया गया है, पर क्यों दिया गया है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो वो जो क्वेश्चन का आंसर है, वो जो प्रश्न का उत्तर है, वो सब आप बच्चे ढूंढ के लाएंगे कि क्यों मेहता पॉइंट को मेहता पॉइंट नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला यह पॉइंट एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो कि एक सागर के समान प्रतीत होता है। अब जो मेहता पॉइंट है वो सरगुजा और रायगढ़ की जो सीमा है, मतलब जो बॉर्डर है उनका, उनके बीच में है और इस सागर के समान
बड़ा है ना, सागर के समान बड़ा है। वन विभाग ने भी यहाँ वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्राम गृह, यहाँ पे भी आपके विश्राम गृह आपको दिख जाते हैं जहाँ पे ट्रैवलर्स जो पर्यटक होते हैं विश्राम कर सकते हैं। ठीक है, यूं तो वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक दर्शनीय पॉइंट पर पहुंचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराया है, लेकिन वन क्षेत्र में सभी स्थानों में सड़क निर्माण कराना दुरूह कार्य है। अब देखो क्या होता है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है उन्होंने हमारे जाने के लिए पक्की सड़कें बनाई हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे सड़कें बनाना बहुत ही जटिल होता है, कठिन होता है। ऐसे कुछ दर्शनीय स्थलों पर तो लोग को पैदल ही जाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ दर्शनीय स्थल जो होते हैं, दर्शनीय स्थल मतलब जिससे लोग जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे कुछ देखने लायक चीज होती है, तो ऐसे बहुत सारी देखने लायक चीजें हैं, दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पे लोग को पैदल ही जाना पड़ता है। दरोगा दरहा जलप्रपात देखने वालों के पैर मजबूत होने चाहिए, है ना। तो देखो दरोगा दराह जलप्रपात एक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे जाने के लिए कोई भी पक्की सड़कें नहीं है। यहाँ पे जो भी जाना चाहता है उनके पैर मजबूत होने चाहिए। यहाँ गहरी खाइयों में होकर जाना पड़ता है। देखो यहाँ इस स्थान में जाने के लिए हमें गहरी खाइयों से गुजरना पड़ता है, और गहरी खाइयों से गुजरना मतलब मौत को गले लगाना होता है। क्यों? अगर आपका पैर फिसला तो आप सीधे नीचे गिर सकते हैं, है ना। लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर प्रकृति का नजारा देखकर 10 किलोमीटर पैदल चलने की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। लेकिन जब आप अपना जो आपका एम है, जो आपका जो आपका सपना है, जब वो सपना पूरा हो जाता है, यहाँ पे आपका सपना है कि मैं दरोगा दरहा देखूं, जब पूरा हो जाता है तो आपने उसके पीछे जितनी भी स्ट्रगल किया, जितनी भी मेहनत किया है, वो छूमंतर हो जाती है। उसकी थकान क्या हो जाती है? छूमंतर हो जाती है। तुम यहाँ आराम से घंटे भर बैठकर प्रकृति की शोभा निहार सकते हो। ठीक है, पर हमें तो पढ़ना भी है ना, घंटे भर हम निहारेंगे ही नहीं, हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, मैनपाट की सभी प्राकृतिक स्थलों को एक दिन में देख पाना असंभव है। मैनपाट में इतने सारे दर्शनीय स्थल है जिसे एक दिन में आप देख नहीं सकते। जिस स्थल पर भी तुम पहुंचोगे वहां से हटने को जी नहीं करेगा। जहां भी आप जाओगे तो आपको मन नहीं करेगा कि नहीं मैं चले जाता हूँ। तबीयत करेगी कि बैठे बैठे उस मनोरथ दृश्य को देखते रहे। तबीयत करेगी मतलब आपका मन करेगा कि मैं यहीं बैठ बैठ के इसे देखता ही रहूं। तो फिर एक दिन में सभी स्थल कैसे देखे जा सकते हैं? तो इसीलिए एक दिन में कैसे आप स्थल देख सकते हो? क्यों? जैसे आप टाइगर पॉइंट गए तो आपको वो इतना सुंदर लगा कि आप मछली पॉइंट जाना भूल गए, तो एक दिन पूरा निकल गया। अब एक दिन में तो आपको सब देखना था, है ना। इसलिए पर्यटक कम से कम 2 दिनों का समय निकाल कर यहाँ आते हैं। इसलिए जो ट्रैवलर्स होते हैं, हमारे जो घूमने वाले होते हैं, वो 2 दिन का समय निकाल कर आते हैं कि हम आराम से घूमेंगे और फिर हम आराम से घर जाके अपना काम करेंगे। तुम पहले दिन इन्हीं स्थलों का भ्रमण कर सकते हो। अब जिस स्थलों के बारे में हमने बात की वो हम पहले दिन घूम सकते हैं। ऐसे इनको छोड़ के भी बहुत सारे स्थल हैं जो हम दूसरे दिन घूम सकते हैं। समझ आया बच्चों? दूसरे दिन का भ्रमण तुम देव प्रवाह में कर सकते हो। अब देखो दूसरे दिन जब हमने पहले दिन टाइगर पॉइंट घूमा, मछली पॉइंट घूमा, दूधिया धारा घूमा और हमने दरोगा दरहा जलप्रपात घूमा, है ना, ये सब हमने घूमा। तो दूसरे दिन अब हम क्या घूमेंगे? देव प्रवाह। अब देव प्रवाह क्या है? वन क्षेत्र कमलेशपुर में एक प्राकृतिक झील है जो आगे चलकर एक नाले का रूप धारण कर लेती है। अब देखो यही नाला 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक प्रपात बनाता है, यही देव प्रपात प्रपात है। अब देखो क्या होता है, वन क्षेत्र मतलब जो वनों से घिरा हुआ है। कमलेशपुर एक जगह है जो वन से घिरा हुआ है, वहाँ पे एक प्राकृतिक झील है ना। जो एक प्राकृतिक झील है वो आगे आगे चल के बहुत बड़ा सा एक नाला बना देती है ना, एक नाला बना देती है, और वो नाला 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, झरने टाइप का गिरता है और एक प्रपात बनाता है। प्रपात मतलब जलप्रपात टाइप का आपका झरना, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? देव प्रवाह प्रपात बोलते हैं। समझ आया आपको? इसे याद रखेंगे, देव प्रवाह प्रपात। यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वन औषधियों से भरा हुआ है। अब देखो आपका जो देव प्रवाह है, यहाँ पे वन औषधियाँ मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक औषधियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, हमारे लिए जो साधारण वृक्ष है, जानकारों के लिए उनमें से कुछ वृक्ष कल्प वृक्ष भी हो सकते हैं। अब देखिए आप कहीं भी जाते हो तो आपको सारे वृक्ष एक समान ही रखते हैं, क्योंकि आप उसका कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट मीनिंग कोई भी क्या बोले हम, जैसे कोई डॉक्टर आ रहे हैं ना, जो कि वृक्षों की बहुत जानकारी रखता है, तो उसे क्या लगेगा, यहाँ पे तो इतनी सारी औषधियाँ है। क्यों वैसे लगेगा? क्योंकि उसे उसकी जानकारी होती है ना। तो देव प्रवाह में ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ से आपको
काम की औषधियाँ मिल सकती है ना। औषधियाँ मतलब दवाइयाँ मिल सकती है, और दवाइयाँ तो लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है ना। मैन पार्ट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए कई स्थल हैं, ठीक है। पर्यटक इन स्थलों पर पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद लेते हैं। सूर्योदय मतलब सनराइज, सूर्यास्त मतलब सनसेट, ठीक है। जलप्रपातों के अतिरिक्त मैनपाट में अनेक प्राकृतिक गुफाएं भी है। अब देखिए, हमने तो झरने की बात की है अभी, पर हम बात करेंगे गुफाओं की। इन गुफाओं के संबंध में हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे। अब यहाँ पे लिखा गया है कि इन गुफाओं के संबंध में हम आपको फिर कभी बताएंगे, हम अभी नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा ठीक है, अभी आपने बहुत सारे जलप्रपात देखे, गुफाओं के लिए थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं, उसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैनपाट अपनी एक और विशेषता के लिए विख्यात है। अच्छा, मैनपाट में एक और चीज है, तुम जानते हो कि भारत सदा से ही शांति प्रिय देश है। हाँ, हम जानते हैं, हम भी शांति प्रिय है। हमने अपने ऊपर विदेशियों के अनेक आक्रमण झेले हैं, लेकिन कभी किसी देश का पर आक्रमण नहीं किया। अब देखो, विदेशियों ने हमारे पर बहुत आक्रमण किए, लेकिन हमने सामने से किसी देश को अपने लिए, अपने क्या, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। हमारे धर्म प्रचारकों ने देश देश हमारे देश प्रचारकों ने देश में घूम घूम कर शांति का प्रचार किया है। अब देखो, हमारे देश प्रचारक मतलब जो हमारे देश में शांति बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे लीडर्स हैं, तो उन्होंने हर जगह घूम घूम के शांति ही फैलाई है और विश्व की कई विपत्तियों में पड़ी जातियों को अपने यहाँ शरण दी है। जैसे गांधी जी, गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु थे जो कि बहुत ही विपत्तियों में पड़े थे और उन्होंने उनकी सहायता की थी। उसी प्रकार के एक साईं बाबा भी हैं, वो मनुष्य थे, तो उन्होंने भी बहुत सहायता की है और शांति फैलाने का कार्य किया है, ठीक है। ऐसे ही विपत्तिग्रस्त तिब्बती शरणार्थी जब 1962 से 63 के चीन युद्ध के पश्चात भारत आए, तो भारत सरकार ने उन्हें मैनपाट में बसाया। अब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग थे चीन में, चीन आप जानते हैं, चाइना, जहाँ से अभी कोरोना आया है। तो चीन में ऐसे बहुत सारे लोग थे, जब चीन और भारत का युद्ध चल रहा था, तो चीन में ऐसे बहुत सारे लोग थे कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, है ना। वो बहुत ही विपत्ति में पड़े हुए थे और चीन उनका मदद नहीं कर रहा था, तो वो भारत आए। वो भारत क्यों आए? मदद मांगने के लिए, है ना, क्योंकि वो रह नहीं पा रहे थे, तो वो भारत आए। तो भारत वाले ने क्या किया, भारत वाले ने उन लोगों को कहाँ, मैनपाट में जगह दी, है ना, मैनपाट में जगह दी। यह स्थान जलवायु की दृष्टि से उनके लिए अनुकूल था। अब देखो, ये स्थान उनको बहुत ही अच्छा लगा और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा था। आज मैनपाट भारतीय और तिब्बती दो संस्कृतियों का संगम स्थल है। अब जो चाइना से आए थे, जो चीन से आए थे, उनकी जाति थी तिब्बत, और भारतीय तो भारतीय ही हैं। तो मैनपाट में आज उस समय के कारण भारत में मैनपाट में भारतीय भी रहते हैं और तिब्बती भी रहते हैं। बौद्ध धर्म अनुयायी इन तिब्बती शरणार्थियों ने भगवान बुद्ध के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जो भवन निर्माण कला की दृष्टि से अनोखा है। अब देखो, जो तिब्बती लोग थे वो बौद्ध धर्म मानते थे, तो उन्होंने मैनपाट में एक बौद्ध, एक बुद्ध जो होते हैं हमारे बुद्धा, उनका एक मंदिर बनवाया है, ठीक है, जो कि बहुत ही सुंदर है ना। स्वयं बौद्ध गुरु दलाई लामा ने आकर इस मंदिर का उद्घाटन किया। अब देखो, बौद्ध के गुरु कौन? दलाई लामा। तो दलाई लामा जो थे, उन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया है, ठीक है। तिब्बती शरणार्थी यहाँ खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं, ये सबका धंधा करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं। मैनपाट में तिब्बती द्वारा निर्माण दरी, गलीचे, कालीन भारत में बड़े बड़े नगरों के विक्रय के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है। तो तिब्बती लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं अपनी हाथों से और भारत के अनेक क्षेत्रों में उसे क्या करते हैं, देते हैं और अपना पैसा कमाते हैं, और क्या करते हैं, इस प्रकार से वो अपना धंधा चलाते हैं, ठीक है। समझ आया? प्रकृति का लाला दो संस्कृतियों का संगम स्थल, जियो और जीने दो का उद्घोष करने वाला मैनपाट है ना, अलौकिक। हाँ, बहुत ही अलौकिक है। क्या तुम्हारा मन इसे देखने के लिए ललचाएगा? नहीं ललचाएगा, क्यों नहीं ललचाएगा? हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो हमारा मन तो ललचाएगा ही। तो फिर शिमला, मसूरी, श्रीनगर और पचमढ़ी का सैर सपाटा करने का विचार छोड़ दो और अगली गर्मियों की छुट्टियों में मैनपाट यात्रा की योजना बना डालो।
ठीक है, तो यहाँ पे तो लास्ट में दिया है, पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। मैंने जितने भी चीज़ों के बारे में बात किया उन्हें छोड़कर यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ, देखो ऐसी पहाड़ी है जहाँ पे कोई भी गाड़ी जैसे कार है वो अपने आप चलती है, हाँ अपने आप चलती है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक झरना भी है यहाँ पे जो कि उल्टा बहता है, जैसे पानी उल्टा बहता है यहाँ पे, जैसे ऊपर से नीचे जाना चाहिए पर ये नीचे से ऊपर आता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे एक तरह से हम जादुई बोले तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो बच्चों मैंने इस लेसन को आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो आपका असाइनमेंट क्या होगा, आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क ये होगा कि इसके क्वेश्चन आंसर आप ढूंढ के लाएं, ठीक है, ढूंढ के लाएं और अपनी कॉपी में लिखें। तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिखा देती हूँ, आप अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर है, और मैं सारे पेज भी दिखा देती हूँ जिससे आप उसमें ढूंढ सकें, है ना, क्वेश्चन आंसर ढूंढ सकें। सो देखिए ये पहला पेज है, मैं इसे जूम करती हूँ थोड़ा सा। यस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। दूसरे पेज हम देखते हैं, दूसरे पेज को भी मैं थोड़ा सेट कर दूँ। हाँ देखिए ये आपका सेट हो गया। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और इसे कर देती हूँ। ये यहाँ हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये हो गया। फिर यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट है। तो शब्दार्थ है ये अपना, शब्दार्थ को आप लिखेंगे कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। और इस शब्दार्थ का भी ले लीजिए, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आई होप आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अगर आपको पसंद आया वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स स्टूडेंट्स एंड बाय।